गोल गोल घुमाने के खेल में शेंगोल लेके आई है हमारी सरकार। ये जो राजदंड था वो वह राजदंड नहीं था जो चोल राजवंश में एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता था। जहां चुनाव होता है वहां का गमछा आ जाता है, जहां चुनाव होता है वहां का वस्त्र आ जाता है। बंगाल में चुनाव होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी आ जाती है, पंजाब में चुनाव होता है तो पगड़ी बन जाती है। 28 मई 2023 28 ऑफ मई 2023 को कौन सा राज्याभिषेक होने वाला है और कौन सा सत्ता हस्तांतरण? नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और इस बार थोड़ा विशेष स्वागत उन 1 लाख लोगों का, 1 लाख से अधिक लोगों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी ताकत हैं और आपके भरोसे ही, आपकी हिम्मत पर ही हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक भले ना किया हो लेकिन हमारे वीडियोस देखते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, सलाहें देते हैं। जैसे जब मिलते हैं तो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बहुत कम संसाधनों के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया था और धीरे धीरे संसाधन भी बढ़ रहे हैं, टीम भी बड़ी हो रही है और आपने देखा होगा क्वालिटी ऑफ वीडियोस भी बेहतर हो रही है। जो बच गया है वो भी ठीक होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, इंतजार करें। तो आज हम बात कर रहे हैं शेंगोल की। पिछले 70-72 सालों में तो कभी इतिहास पढ़ने वालों ने या इतिहास में रुचि रखने वालों ने शेंगोल का नाम नहीं सुना था। लेकिन हमारी जो सरकार है उसे गोल गोल घुमाने में बहुत मजा आता है। जब समस्याएं ज्यादा हों तो कुछ ऐसा लेके आओ जिससे लोग गोल गोल घूम जाएं। कुछ इतिहास से लेके आ जाओ, कुछ धर्म से लेके आ जाओ, कुछ और कहीं से लेके आ जाओ। तो ये गोल गोल घुमाने के खेल में शेंगोल लेके आई है हमारी सरकार। कर्नाटक में इलेक्शन हारे, मणिपुर जल रहा है हिंसा के मारे, वहां इंटरनेट बंद करा दिया गया है तो खबरें आनी कम हो गई हैं। तो हमारे यहाँ खबरें आनी कम हो जाती हैं तो माना जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो तस्वीरें फिर भी बीच बीच में आ रही हैं उनको देख के समझ में आता है कि मणिपुर में और कुछ भी हो, कम से कम हालात सामान्य नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय हमारे ऑस्ट्रेलिया गए, पापिया न्यू गियाना गए, डांस देखा, वहां पर पैर छुलाया, उनको बॉस कहा गया। ये अलग बात है कि उनके लौटने के तुरंत बाद या उनके रहते रहते ही एक आदेश आ गया कि हमारे 4 स्टेट्स के जो विद्यार्थी हैं अब वहां पढ़ने नहीं जा सकते। तो इन सब के बीच उत्सव चलता रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। मेरा नाम जोकर में ये पंक्ति आई थी, उसके बाद बार बार उपयोग की जाती है। तो शो मस्ट गो ऑन में अगला शो है 28 तारीख को, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन। और गोल गोल घुमाने में नया गोल है शेंगोल। तो इस शेंगोल के बारे में कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि चोल राजाओं में एक परंपरा थी। दक्षिण भारत के चोल राजाओं में, चोल वंश में, चोल राजवंश में यह परंपरा थी कि जब एक राजा का राज्याभिषेक होता था, यानी सत्ता हस्तांतरण होता था, एक राजा के बाद दूसरे राजा आते थे, तो नए राजा को शेंगोल दिया जाता था, राजदंड दिया जाता था। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है कि 28 मई 2023 28 ऑफ मई 2023 को कौन सा राज्याभिषेक होने वाला है और कौन सा सत्ता हस्तांतरण? मान लीजिए ये सारा कार्यक्रम जो है वो 2014 में हुआ होता, 2014 में हुआ होता, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह जी के हाथ से सत्ता गई थी और भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता आई थी। तब तो राज्याभिषेक का मतलब समझ में आता, सत्ता हस्तांतरण, पावर ऑफ ट्रांसफर का मतलब समझ में आता। 28 मई 2023 को कौन सा सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, किसका राज्याभिषेक हो रहा है कि राजदंड यानी कि शेंगोल लाया जा रहा है? लगता ये है कि हमारे मोदी जी की जो हिस्ट्री वाली टीम है, आईटी सेल और हिस्ट्री टीम मेरे ख्याल से साथ साथ ही उनके यहाँ काम करती है, उसको 2014 में शेंगोल याद नहीं आया, 2019 में भी शेंगोल याद नहीं आया जब वो दूसरी बार चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। अब जाके याद आया है और याद इसलिए शायद आया है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है। खैर, इतिहास पर जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी 27 मई को पुण्यतिथि है, उनके
प्रधानमंत्री बनने पर, जब देश आजाद होता है हमारा 15 अगस्त 1947 को, तो उनके प्रधानमंत्री बनने पर तंजौर की एक पीठ द्वारा उनको शेंगोल देने की रस्म हुई थी। वो लोग वहां से आए थे, शेंगोल दिया था। और उसके बाद नेहरू को गाली दिए बिना तो कोई इतिहास पूरा होता नहीं है, तो नेहरू को कहा यह जा रहा है कि उन्होंने शेंगोल की इज्जत नहीं की, उसको म्यूजियम में रखवा दिया गया। और पूरी कहानी ऐसे बताई जा रही है जैसे कि माउंटबेटन ने ऐसा कुछ प्लान किया कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, तो माउंटबेटन के हाथ से नेहरू जी को वो राजदंड मिला था, लेकिन उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया और उसको म्यूजियम में, इलाहाबाद में जो उनका कभी घर हुआ करता था आनंद भवन, जिसको उन्होंने पहले कांग्रेस को और फिर देश को दान कर दिया था, उसमें, उसके म्यूजियम में, उसके संग्रहालय में उसको रखवा दिया। इतिहास क्या कहता है? सबसे आसान तरीका क्या है? परसों क्या हुआ था जानने के लिए आज कल की जो खबर है, कल जो अखबार में आई है, अब तो टीवी पे तुरंत आ जाती है, उस जमाने में टीवी न्यूज तो थी नहीं, और अगर कहीं आई भी होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग अब मिल नहीं सकती। तो जो दुनिया भर के अखबार थे, आप उनकी कटिंग देख लीजिए, वो बता देंगे कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। तो मैं आपके लिए दो बड़े अखबारों की कटिंग्स में जो लिखा हुआ था वो पढ़ देता हूं। सबसे पहले पढ़ूंगा एक हिंदुस्तानी अखबार और उसके बाद पढ़ूंगा विदेश का अखबार। हिंदुस्तानी अखबार है द स्टेट्समैन। 15 अगस्त 1947 के द स्टेट्समैन में जो रिपोर्ट आई थी, इस घटना की छोटी सी रिपोर्ट आई थी, वो ये कहती है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंदार सन्नधि ऑफ तिरुवदुथराई अधीनम तंजौर presented Pandit Nehru with a golden scepter at his residence on Thursday night. A large number of South Indians watched the ceremony. नाम बड़े मुश्किल हैं, तमिल में नाम है, इसलिए उच्चारण में समस्या होनी ही होनी है। तो ये बताता ये है कि 15 अगस्त 1947 की खबर है, यानी हुआ कब होगा? 14 अगस्त की रात को हुआ होगा। तो 14 अगस्त की रात को तंजौर की एक पीठ के कुछ संत आए और उन्होंने एक स्केप्टर यानी राजदंड, जिसको तमिल में शेंगोल कहा जाता है, वो सौंपा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और इसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग आए हुए थे। एक और हिंदुस्तानी अखबार पहले पढ़ लेते हैं, फिर जाते हैं विदेशी अखबार के पास। तो इस हिंदुस्तानी अखबार के, जिस अखबार से मैं कोट करने जा रहा हूं, उसका नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स। आप सब लोग इससे परिचित हैं, आज भी ये निकलता है। तो हिंदुस्तान टाइम्स अगस्त 13 को, 13 अगस्त, लिखता है, a gold scepter made of 60 sovereigns, it is learned, will be presented to Pandit Jawaharlal Nehru at his residence by representatives of Sri Pandar Sannadhi of Thiruvaduthurai Adhinam, Tanjore, Madras Presidency on the morning of 15th August. यानी 13 तारीख को यह रिपोर्ट आई कि तंजौर के इस सिद्धिपीठ द्वारा नेहरू जी को 15 अगस्त की सुबह एक राजदंड पेश किया जाएगा। लेकिन चूंकि 15 को स्टेट्समैन में छपी है, तो संभव है कि यह 14 अगस्त की रात को ही दिया गया। अब चलिए टाइम्स की खबर सुन लेते हैं। टाइम्स यानी इंटरनेशनल अखबार, इसने एक लंबी रिपोर्ट की थी कि 15 अगस्त को इस देश में क्या क्या हुआ था, और इसी रिपोर्ट में देश की आजादी के मौके पर जो जो हुआ था उसको एक साथ लेते हुए इसने रिपोर्ट की थी। और इसी रिपोर्ट में राजदंड यानी कि स्केप्टर, गोल्डन स्केप्टर दिए जाने की भी चर्चा है। क्या लिखता है, पढ़िए। Even such an agnostic as Jawaharlal Nehru, on the eve of becoming India's first prime minister, fell into the religious spirit. जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, जो ऐसे तो एग्नोस्टिक थे, उस तरह के धार्मिक नहीं थे, लेकिन जब आजादी मिली तो आजादी मिलने की एक रात पहले ऐसा लगता है कि वो भी थोड़े से धार्मिक हो गए थे। देखिए सारा मामला क्या था, देश को आजादी मिली थी, हर आदमी खुश था, हर आदमी जवाहरलाल नेहरू से मिल लेना चाहता था, छू लेना चाहता था, सेलिब्रेट करना चाहता था, और वैसे में जवाहरलाल नेहरू ने सबका स्वागत किया। इसी क्रम में आगे ये लिखते हैं कि फ्रॉम तंजौर इन साउथ इंडिया केम 2 emissaries of श्री अम्बालवन देसीगर, हेड ऑफ अ सन्यासी ऑर्डर इन हिंदू एस्केटिक्स. श्री अम्बालवना thought that Nehru, as first Indian head of really Indian government, ought like ancient Hindu kings to receive the symbol of power and authority from Hindu holy men.
तो मोटा मोटी यही है कि तंजौर की वो जो पीठ थी, उसके साधु चाहते थे, उसके जो प्रमुख चाहते थे कि जैसे हिंदू राजाओं को राजदंड धार्मिक लोगों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा दिए जाने की परंपरा थी, राजगुरु द्वारा दिए जाने की परंपरा थी, वो परंपरा नेहरू के साथ भी की जाए। और नेहरू ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। उसके बाद पूरा विवरण है कि किस तरह से नेहरू को उन लोगों ने पवित्र जल छिड़का, उनके ऊपर पीतांबर पहनाया, फिर राजदंड वगैरह ये सारा कुछ दिया। अब ये सुनकर आपको लगता होगा कि ये जो राजदंड होगा ये चोल राजवंश का ही राजदंड होगा। जब चोल राजवंश चल रहा था उस समय राजदंड जैसे दिया जाता था, वही वाला राजदंड संभाल के रखा गया होगा और नेहरू जी को दिया होगा। और वो इतना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसको संग्रहालय में क्यों रखा गया, उसको तो यहां रखा जाना चाहिए जैसा कि प्रचार हो रहा है। लेकिन ये जो राजदंड था वो वह राजदंड नहीं था जो चोल राजवंश में एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता था। यह 1947 में तंजौर मठ के प्रमुख द्वारा स्पेशली ऑर्डर करके एक ज्वेलर से बनवाया गया था। CNBC न्यूज में एक खबर छपी है जो ये बताती है कि वुम्मुडी ज्वेलर्स करके एक परिवार है जिनका पारिवारिक बिजनेस है ज्वेलरी का, उनके परिवार के अमरेंद्रन वुम्मुडी ने ये बताया कि उनके दादाजी ने स्पेशल ऑर्डर पर 1947 में ये राजदंड बनाया था, जिसपे सोने और चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ है। सोने और चांदी का ये है नहीं, उसके ऊपर पत्थर चढ़ा हुआ है। यानी ये सिर्फ एक सिंबल था, प्रतीकात्मक था। ऐतिहासिक रूप से ये महत्वपूर्ण तब हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वरना एक सुनार के यहां बनी हुई चीज थी, ये कोई चोल राजवंश की चीज नहीं थी। तो इसकी ऐतिहासिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया, उस घटना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं कि संग्रहालय में क्यों रखा गया। देखिए, राजदंड जो है वो राज्याभिषेक के समय राजा को दिया जाता था। राजा जो है वो सामंती राज्य में होता था। हमारा देश आजाद हुआ था, लोकतंत्र था, और लोकतंत्र में इस तरह के प्रतीकों की जगह म्यूजियम में ही है। जैसे राणा प्रताप का मुकुट, राणा प्रताप का भाला, राणा प्रताप का कवच उस जमाने में तो बेहद महत्वपूर्ण था, और चूंकि वो महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है तो हम सब के लिए बेहद सम्मान और गौरव की भी बात है। लेकिन उसकी जगह जो है, उसकी जगह संग्रहालय में ही है, जहां जाकर हम देखें। कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री वो बर्छी, भाला सब कुछ लेकर नहीं चलता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारा कोई प्रधानमंत्री तलवार लेकर नहीं चलता है, चाहे वो टीपू सुल्तान की तलवार हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी की तलवार हो, चाहे महाराणा प्रताप की तलवार हो। आप जानते हैं कि अभी टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटेन में बाकायदा ऑक्शन हुई है, क्योंकि अब उससे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, अब वो सिर्फ हमारे इतिहास की चीज रह गई है। इसी तरह ये राजदंड की परंपरा भी पूरी की पूरी इतिहास की चीज थी। उन लोगों का जो तंजौर से गए थे, उनका सम्मान रखने के लिए नेहरू जी ने बाकी परंपराएं तो निभाई, लेकिन अपनी कुर्सी के बगल में राजदंड नहीं रखा, उसको रख दिया म्यूजियम में, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस परंपरा से परिचित हो सके। और जैसा मैंने बताया कि अब उसको अचानक से प्रतीक बनाया जा रहा है। हालांकि प्रतीक बनाया नहीं जाता है, हमारे यहाँ अशोक स्तंभ को प्रतीक बनाया गया था, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो, और वो इसलिए है, किस लिए है, इसके पीछे पूरा कारण बताया गया। अशोक जिस तरह से, सम्राट अशोक जिस तरह से अहिंसा को मानने वाले हुए थे, जिस तरह से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी प्रजा के साथ बेहद शानदार व्यवहार किया, बराबरी का व्यवहार किया, उसको एक प्रतीक के रूप में लेकर उसे अपना एम्बलम, नेशनल एम्बलम बनाया गया था। हमारे यहाँ नेशनल एम्बलम लॉ भी है, तो राजदंड को ऐसे ही कहीं रख देने से वो हमारा नेशनल एम्बलम भी नहीं बन जाता है। तो ये सारा खेल जो है दो वजहों से है। इतिहास में और जाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें ढूंढ के लाई जा सकती हैं, लेकिन मोटी और जरूरी बात जितनी थी उतनी मैंने आपको बता दी। वर्तमान पे आते हैं। दो वजहों से खेल है। पहली वजह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में होना है चुनाव। कर्नाटक हारने के बाद दक्षिण से भाजपा पूरी तरह साफ हो चुकी है। तमिलनाडु में जयललिता जी जब थी तो उनके साथ भाजपा की नजदीकियां जग जाहिर थी, लेकिन उनके जाने के बाद, उनके डेथ के बाद
अन्ना द्रमुक का एक हिस्सा बीजेपी के पास आया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि जयललिता जी की मृत्यु के बाद जो संवेदना लहर है उस पर बैठकर मोदी जी और वो हिस्सा सत्ता में आ जाएगा। स्टालिन ने ये सारी उम्मीदें धराशायी कर दी और आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो एक तो आप जानते ही हैं कि जहां चुनाव होता है वहां का गमछा आ जाता है, जहां चुनाव होता है वहां का वस्त्र आ जाता है। बंगाल में चुनाव होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी आ जाती है, पंजाब में चुनाव होता है तो पगड़ी बन जाती है, तो तमिलनाडु में चुनाव है तो शेंगोल आ गया। तो कौन सी बड़ी बात है, इतना तो आप लोग भी मेरे साथ साथ समझ सकते हैं। दूसरा मामला भी है जिसको समझना चाहिए। 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं संघ के। संघ का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का और आरएसएस के मित्र अक्सर कहते रहते हैं कि 100 साल पूरे होने पर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो हो सकता है ये भी हो कि नई संसद में नया प्रतीक जो है लेके आया जाए, क्योंकि ये है तो धार्मिक प्रतीक। देश तो हमारा सेक्युलर है जहां धार्मिक प्रतीक नहीं चलते हैं। अगर आप मान लें कि अशोक स्तंभ जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसे देश में जहां बौद्ध लोगों की संख्या बहुत कम है वहां ऐसे धर्म का प्रतीक चुना जाता है। ये अपने आप में एक सेकुलर मामला है। उसके बरक्स बहुसंख्यक धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक चुनकर एक संदेश देने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि 2025 से पहले 2024 में चुनाव है और चुनाव जीतने का अगर रोजगार नहीं दिया गया है, बाकी सारी चीजें नहीं है, विकास नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं, तो फिर एक ही तरीका बचता है धार्मिक ध्रुवीकरण। उसके लिए दंड से राजदंड तक कुछ भी किया जा सकता है। तो शेंगोल की ये थी कहानी जो मुझे सुनानी थी आपको। सोचिए खुद भी, आपके दिमाग में जो कहानी बन रही है वो कमेंट में दर्ज कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ का आपका सपोर्ट हमको खड़े होने की ताकत देगा। वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर उन सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभार और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने 100K के मैजिकल नंबर तक पहुंचने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया।